पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, उन्होंने आज ममता बनर्जी, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और वेस्ट बंगाल के गवर्नर और उपराष्ट्रपति पद के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की एक तस्वीर जो है उसके साथ में एनडीटीवी की न्यूज़ फीड के खबर को ट्वीट करते हुए उन्होंने ये कहा कि विपक्ष की एकता ख्याली है। अंत में तमाम राजनीतिक दल वही करते हैं जो उनके अपने इंटरेस्ट में होता है और ऐसा ही होना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर ने ये उस समय देखा जब जम्मू कश्मीर को अकेला छोड़ दिया था उन तमाम दोस्तों ने 2019 में, और समय आ गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी देखे कि पार्टी को, दल को क्या सूट करता है, बजाय इसके कि वो अपना वक्त भूतों के पीछे भागने में जाया करे। उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष की एकता को लेकर ये जो कटाक्ष किया है, ये कटाक्ष आखिरकार उमर अब्दुल्ला ने क्यों किया है? कटाक्ष इसलिए किया क्योंकि आज राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले थे। विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के एक समय के नेता उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में चले गए, तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा में उपाध्यक्ष के पद पर थे, वहां से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चुनाव के जब नतीजे आए तो नतीजों ने यह बता दिया कि लगभग सभी प्रदेशों में, लगभग ज्यादातर प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, अन्य कई और प्रदेशों में क्रॉस वोटिंग हुई। लोगों ने विपक्षी जितनी भी राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों ने अपने नेता यशवंत सिन्हा को वोट देने की बजाय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार को वोट दिया। अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने, मार्गरेट एल्वा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं और जगदीप धनखड़ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के उम्मीदवार हैं। और अब खेल फिर वही है कि विपक्ष के पास नंबर तो अच्छा खासा है, लेकिन विपक्ष एकमत होकर एक किसी व्यक्ति के पीछे खड़ा हो जाए, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। 2024 के चुनाव में विपक्ष एक साथ होगा और कांग्रेस एक ग्लू का काम करेगी, ये शोर काफी ज्यादा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये शोर भी ठंडा पड़ना शुरू हो गया है। उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही है, उन्होंने विपक्ष की एकता को लेकर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि ये सब ख्याली है, कि आप अपने ख्यालों में सोचते हैं कि विपक्ष सारा एक साथ है, लेकिन एक विचार पर, एक सोच पर और देश हित को ध्यान में रखते हुए विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर आए, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। बहुत थोड़े से शब्दों में उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अंत में वही करते हैं जो राजनीतिक दलों को लगता है कि उन्हें सूट करता है, जिससे उन्हें फायदा होता हो। कोई भी राजनीतिक दल देश को लेकर नहीं सोचता, कोई भी राजनीतिक दल किसी विचार को लेकर नहीं सोचता, कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं सोचता कि हमें एक साथ मिलकर एक ताकतवर राजनीतिक दल को 2024 के चुनाव में हराना है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमको याद है 2019 में हमको अकेला छोड़ दिया गया था, यानी इशारा इस ओर था कि कांग्रेस में भी दो फाड़ हो गए थे। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पार्लियामेंट के पटल पर रखा गया तो कांग्रेस के कई नेताओं ने उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का समर्थन किया। गुलाम नबी आजाद ने एक इमोशनल स्पीच की, चूंकि वो जम्मू कश्मीर से आते हैं, और बिल की मुखालफत की, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दिया और यह भी कहा कि, और कई नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने तो यहां तक कहा कि 370 को अगर हटाना ही था तो संवैधानिक तरीके से हटाया जाना चाहिए था। जिस तरीके से हटाया गया वो तरीका ठीक नहीं था, लेकिन हम भी 370 को हटाने के पक्षधर हैं। हम भी चाहते थे कि 370 को हटाया जाता और कईयों ने तो दबे लफ्जों में यह भी कहा कि हम अपने कार्य, हम भी यही करने वाले थे, लेकिन हमको समय नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने भी सरकार का समर्थन किया। अन्य कई और राजनीतिक दलों ने सरकार का 370 की, जिस समय 370 आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, उन्होंने सरकार का समर्थन किया।
यानी जिस जिस राजनीतिक दल को यह लगा कि अगर उन्होंने 370 के ऊपर केंद्र सरकार का समर्थन नहीं किया तो उनको अपने अपने राज्यों में राजनीतिक नुकसान हो सकता है, उन राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। ये कुछ शब्दों में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उस समय हमें अकेला छोड़ दिया गया, किसी भी राजनीतिक दल में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या गुपकार अलायंस के जितने भी साथी हैं उन तमाम लोगों के साथ मिलकर खड़ा हुआ हो। ये किसी भी राजनीतिक दल ने ऐसा नहीं किया। सब ने अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग और अपना अपना राजनीतिक स्वार्थ देखा और किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जम्मू कश्मीर के साथ जो किया जा रहा है वो गलत है या वो सही है, उसको लेकर किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। साफ सी बात है, राजनीति है, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और आपको जब ये लगता है कि नेशनल लेवल पर कोई एक मुद्दा ऐसा मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दा है, जिस भावनात्मक मुद्दे के ऊपर देश की राय ये है, आप देश की राय को समझते भी हैं, आप देश की राय को जानते भी हैं, और अगर जब आप देश की राय को जानते हैं तो वैसे मुद्दों के ऊपर या तो आप चुप्पी साधते हैं या आड़े टेढ़े बयान देकर बच जाते हैं या उसके ऊपर बयान देते ही नहीं हैं। आर्टिकल 370 कुछ ऐसा ही है। किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक आर्टिकल 370 को लेकर कोई क्लियर कट और साफ साफ बयान दिया हो, ऐसा किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। अब तो कई राजनीतिक दलों से जब आप बात करते हैं वो साफ तौर पर आपको ये कहते हैं कि 370 को सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई राहत मिलती है तो मिलती है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये संभव नहीं होगा कि वो लोकसभा के पटल पर 370 को लेकर कोई कानून ला सके जिस कानून से 370 को रिजरेक्ट करा जा सके। वो तमाम दल ये कहते हैं कि ये एक राजनीतिक सच्चाई है कि 370 को दफन कर दिया गया है, दोबारा इस 370 को रिजरेक्ट करना संभव नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि जो राजनीतिक दल आज भी ये सोचते हैं कि पार्लियामेंट का रूट लेकर, लोकसभा या राज्यसभा का रूट लेकर दोबारा वो जम्मू कश्मीर को कोई स्पेशल पोजीशन दे पाएंगे, वो राजनीतिक दल जमीनी हकीकत से वाकिफ ही नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने इसी और इशारा किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जम्मू कश्मीर J&K 110 हमें अकेला छोड़ दिया गया और ये वक्त आ चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी वही करना चाहिए जो पार्टी के, जो दल के हित में है, बजाय इसके कि वो भूतों के पीछे अपना समय नष्ट करें। यानी आप अगर ये सोचते हैं कि नेशनल लेवल पर कोई बड़ा बदलाव आएगा और कोई बड़ा दल आपके साथ इसलिए होगा क्योंकि वो राजनीतिक दल आपको लेकर सोचता है, तो आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। आप भी एक राजनीतिक दल के तौर पर वही करिए जो पार्टी को, जो दल को बचाए, जो दल को मजबूत करे और जिससे दल को जम्मू कश्मीर में कामयाबी मिले और दल जम्मू कश्मीर में सरकार बना सके। यानी इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला ने अपने पूरे पार्टी कैडर को यह कहा है कि दाएं बाएं की तरफ देखना बंद करें और यह देखें कि राजनीतिक हित में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या है, वही किया जाए, वो ना किया जाए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजनीतिक हित में नहीं है। अब इसकी कॉनोटेशंस क्या है, इसके मानी क्या है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस की बात कर रहे हैं? जो लोग इसको उस तरीके से देखना चाहें देख भी सकते हैं। क्या वो ये बात कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करिए, उसके लिए अगर आपको कांग्रेस से अलग होना पड़ता, अन्य दलों से अलग होना पड़ता है तो हो जाइए? क्या वो ये कर रहे हैं? एक कॉनोटेशन ये भी हो सकती है और संभवतः हो सकता है ये दोनों बातें ना हो। उमर अब्दुल्ला ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दल के तौर पर मजबूत हो और जम्मू संभाग में जो ठीक लगता है, जिससे जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिले वो किया जाए और जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर संभाग में वोट मिलता है वो किया जाए। यानी जिस संभाग में जो चलता है उसी को बेचिए और बेचने के बाद सत्ता पर काबिज हो जाइए। इसका ये भी एक कॉनोटेशन हो सकती है। या संभवतः वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब राष्ट्रीय लेवल पर, जब नेशनल लेवल पर ये सारे के सारे राजनीतिक दल एक साथ आने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर तृणमूल कांग्रेस हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ बैठकर जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट हैं उसके समर्थन में उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ही नहीं लेना चाहती हैं, तो इसका मतलब क्या है? फिर विपक्ष इकट्ठा होगा तो कैसे होगा? विपक्ष एक साथ आएगा तो कैसे आएगा? यानी तृणमूल कांग्रेस को
वेस्ट बंगाल में अपनी सत्ता को बचाने के लिए और अपनी सत्ता को चलाने के लिए जो सही लगता है वही कर रही है। महाराष्ट्र में जो शिवसेना के एक भाग को लगा कि ये हमें महाराष्ट्र में शिवसेना को बचाने के लिए करना चाहिए, वो कर रहे हैं। उड़ीसा में बीजू पटनायक को अपनी सत्ता बचाने के लिए जो ठीक लग रहा है बीजू पटनायक वो कर रहे हैं। इसी तरीके से अन्य कई और प्रदेशों में जहां पर अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हैं या क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, मिसाल के तौर पे आप जनता दल यूनाइटेड की सरकार जो है वो इस समय बिहार में है। नीतीश को जो ठीक लगता है, जो उनको जेडीयू के लिए उनको ठीक लगता है, नीतीश वही कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने पहले राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाई, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ सरकार बनाई भी और सरकार चलाई भी। फिर अचानक एक दिन उन्होंने तय किया कि हमें सरकार आगे नहीं चलानी, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और रातों रात भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ दोबारा बिहार में उन्होंने सरकार बना ली। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब से कांग्रेस को भी डिसलॉन्च किया और शिरोमणि अकाली दल को भी डिसलॉन्च किया। दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को मुकम्मल तौर पर कांग्रेस का सफाया कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वक्त कांटे की टक्कर है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी गुजरात में जा रही है, आम आदमी पार्टी अन्य कई और प्रदेशों में जा रही है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जब गिरफ्तार किया गया तो कांग्रेस या अन्य कोई भी दल आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी को जो परेशानियां दिल्ली में आई, उन परेशानियों के वक्त में किसी भी राजनीतिक दल ने आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होना ठीक नहीं समझा। और आज भी कांग्रेस के कई नेता अंदर खाने ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अगर वजूद में नहीं आती तो कांग्रेस को इतना नुकसान राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर नहीं होता। और आज भी दबे लफ्जों में वो आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप अलग अलग और आप साउथ इंडिया की तरफ चले जाएं तो वहां पर भी जिस दल को जो चीज लगता है कि वो उसके राजनीतिक भविष्य के लिए और राजनीतिक कल के लिए जरूरी है, वो दल वही करता है और उसी लाइन पर चलता है। इसीलिए आज उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि तृणमूल कांग्रेस की उस तस्वीर को ट्वीट किया हुआ है और रीट्वीट करके उन्होंने कमेंट किया और कहा कि जो विपक्ष की एकता है वो ख्याली एकता है, वो कहीं जमीन पर है नहीं। ये सिर्फ सोच है, विचार है कि विपक्ष इकट्ठा है, लेकिन विपक्ष कहीं इकट्ठा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष बुरी तरीके से विफल हो गया, बुरी तरीके से हार गया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मार्गरेट एल्वा खड़ी तो हुई है, लेकिन विपक्ष सारा इकट्ठा होकर मार्गरेट एल्वा के पीछे खड़ा होगा, इसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत विपक्ष की यह है कि विपक्ष के पास ग्लू कोई भी नहीं है, यानी कोई ऐसा नेता नहीं है जो विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर ला सके और विपक्ष को एश्योर कर सके कि अगर विपक्ष एक साथ होकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलता है या विपक्ष एक साथ होकर अगर बीजेपी का मुकाबला करता है तो 2024 के चुनाव में कुछ हद तक विपक्ष बीजेपी को परेशान करने में कामयाब हो सकता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि ये यूनिटी ख्याली है, ये बिल्कुल सत्य पर आधारित है। सत्य पर आधारित इसलिए है क्योंकि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस आइडियलिज्म की बात करते हैं, ये वो आइडियलिज्म वाली दुनिया बिल्कुल भी नहीं है। आपको राजनीतिक तौर पर जहां पर जिस चीज से लाभ होता है आप वही करते हैं। इसलिए अपने पार्टी कैडर को कहा है जिस चीज से लाभ होता है वही कर रही है, दाएं बाएं देखने की कोई जरूरत नहीं।